अध्याय 3 कीमियागरों का संगठन अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। कई सालों तक अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वेट्रेस के तौर पर काम करने के बाद लू याओ ने न केवल उच्च वर्ग के बहुत से लोगों से मुलाकात की थी, बल्कि खुद को समझदार आंखों की जोड़ी भी सिखाई थी। उसने तुरंत ली यूनिक्जियाओ को एक उच्च मूल्यांकन दिया, लेकिन फिर भी उसे आगे जिस मदद की जरूरत थी उससे वह हैरान थी। मैं यांग डी को ढूंढ रहा हूँ, क्या वह यहाँ है? युनशाओ ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें अभी भी हॉल में घूम रही थीं। यांग, लॉर्ड यांग डी। लू याओ ने लगभग अपनी जीभ काट ली। वह एक पल के लिए युवक को घूरती रही, हालांकि उसे हास्यास्पद लगा, लेकिन युंगसियाओ की उदासीनता ने उसे महसूस कराया कि वह वास्तव में ईमानदार था। इससे वो थोड़ा उलझन में पड़ गई। आपका मतलब पूर्व राष्ट्रपति लॉर्ड यांग डी से है? उसने सावधानी से पूछा। युनशाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और निराश होकर कहा, पूर्व राष्ट्रपति? तो वह चले गए? लू याओ की आंखों में तुरंत ही श्रद्धा की चमक उभर आई। उसने अपनी हथेलियां अपनी छाती के सामने रखीं, उसके गाल लाल हो गए और उसने लालसा भरी नज़र से कहा, लॉर्ड यांग डी ने 20 साल पहले एक बड़ी सफलता हासिल की थी और चौथे दर्जे के कीमियागर बन गए थे, इसलिए उन्हें कीमियागर एसोसिएशन के मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। 20 साल पहले? युंगसियाओ ने अपने मन में कुछ गिनती की। यह उसकी दुर्घटना से 5 साल पहले हुआ होगा, और यांग डी को यहाँ से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। यांग डी की मदद के बिना उसके लिए सूख चुके अदृश्य मेरिडियन को खोलना अधिक कठिन होगा। उसका वर्तमान शरीर 15 साल पुराना था और उसने साधना के लिए सबसे अच्छा समय खो दिया था, इसलिए वह अब और देरी नहीं कर सकता था। अन्यथा भले ही वह बाद में पकड़ लेता, उसके लिए गु फेयांग की चरम शक्ति को पुनः प्राप्त करना असंभव होगा। इसे एक कदम आगे ले जाना तो दूर की बात है। उनके पिछले जीवन में गु फेयांग को स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर मार्शल आर्ट और कीमिया दोनों के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया था। वह न केवल 9वीं श्रेणी के संप्रभु श्रेणी के कीमियागर थे, बल्कि कीमियागर संघ के 7 बुजुर्गों में से एक थे। मार्शल आर्ट में उनकी उपलब्धियां भी 9 स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर थीं। इस वजह से उन्हें पवित्र शहर द्वारा विजेता मार्शल सॉवरेन की उपाधि दी गई और स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र में शीर्ष 10 विशेषज्ञों में स्थान दिया गया। मेरे पास जड़ी बूटियों की एक सूची है, क्या आप मुझे उन्हें खोजने में मदद कर सकते हैं? मुझे सभी जड़ी बूटियों के 10 बैच चाहिए। युंगसियाओ ने जल्दी से एक कलम और कागज लिया और जड़ी बूटियों की एक सूची लिखी। अब जब यांग डी चला गया था तो उसे अपनी आंतरिक चोट को ठीक करने का कोई तरीका खोजना होगा। वह एक पल के लिए भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में देरी नहीं कर सकता था। लू याओ ने सूची ली और उस पर नजर डाली, फिर अचानक हंस पड़ा। छोटे साहब, इस सूची में आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, है ना? मैं 3 या 4 साल से अल्केमिस्ट एसोसिएशन में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपके द्वारा यहाँ लिखी गई किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सुना। उसके शब्दों ने तुरंत युंगसियाओ को चिंतित कर दिया। उसे अपनी मेरिडियन को साफ करने के लिए एक औषधि तैयार करनी थी, ये देखते हुए कि यह जगह आखिरकार एक छोटी शाखा थी और कई सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो सकती थीं। उसने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के बजाय वैकल्पिक सामग्री लिखी थी, लेकिन वो अभी भी निराश था। लू याओ, तुम क्या कर रहे हो? उसी समय काले रंग का लबादा पहने एक आदमी आया। उसका लबादा एक कीमियागर जैसा था और उसके कंधे पर एक घुमावदार बिल्ला लटका हुआ था, जिस पर एक चमकदार रक्त लाल निशान था। जिसने भी उसे देखा वह रुक गया और अपने चेहरे पर सम्मान के साथ उसे सलाम किया। इत्मीनान से चलते हुए उसका भाव शांत था। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि लोगों की निगाहें उसके कंधे पर लगे बिल्ला पर टिकी हुई थीं, जो प्रशंसा और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। जहां तक उस आदमी की बात है तो किसी को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। युंगसियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। ये प्रथम श्रेणी के कीमियागर का बैच था, जो हैसियत का प्रतीक है। इस बैच के साथ पहनने वाले को स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप में जहां भी जाना होता बहुत सम्मान मिलता। कीमियागरों का पदानुक्रम योद्धाओं के समान ही था। वे भी 9 स्तरों में विभाजित थे और एक ही उपाधि साझा करते थे। स्पष्ट रूप से वो व्यक्ति प्रथम श्रेणी का कीमियागर था। ली यूनशाओ के पिछले जीवन में गु फेयांग सभी समय का सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ था, जिसने मार्शल आर्ट और कीमिया दोनों में संप्रभु क्षेत्र में कदम रखा था। लू याओ ने पलटकर लाल कीमियागर के बैच पर नजर डाली। फिर एक पल के विस्मय के बाद उसने सम्मानपूर्वक कहा, भगवान जिया रोंग, इस छोटे साहब ने एक सूची बनाई है और मुझे सामग्री इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा है। जिया रोंग ने सूची ली और उस पर नजर डाली। एक पल बाद उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, फिर उसे कागज के टुकड़े की तरह मोड़कर फेंक दिया। इसके बाद उसने लू याओ से कहा, यह क्या बकवास है? लॉर्ड लियांग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लू याओ चौंक गई जब उसने सुना कि लियांग वेन्यू उसे ढूंढ रहा है। देर करने की हिम्मत न करते हुए उसने जल्दी से कहा, मैं अब चलती हूँ। वह बिना कुछ कहे जल्दी से चली गई और अचानक उसे राहत मिली। यहाँ तक कि लॉर्ड जिया रोंग भी सूची में दी गई चीज़ों के बारे में नहीं जानते। ऐसा लगता है कि यह बच्चा बस मजाक कर रहा है। यह हास्यास्पद है कि मैंने उस पर इतना समय बर्बाद किया।
युंगसियाओ का चेहरा काला पड़ गया। अपने पिछले जीवन में उसने जो नुस्खे लिखे थे वे अमूल्य थे और उनमें से कोई भी बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता था, और फिर भी इसे अब कागज के टुकड़े की तरह फेंक दिया गया था। उसने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, तुम जिया रोंग हो? जिया रोंग थोड़ा रुका और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। एक बदमाश की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से पुकारने की? राजधानी के गणमान्य लोग भी मुझे देखकर माय लॉर्ड कहेंगे। अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं जब से तुम्हें प्रथम श्रेणी के कीमियागर के पद पर पदोन्नत किया गया था, है ना? युनशाओ ने अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रखा और दाहिने हाथ से अपनी नाक को छुआ। ये किसका लड़का है? जिया रोंग ने उसकी ओर देखा और गर्व से कहा, मुझे 5 दिन पहले ही प्रथम श्रेणी के कीमियागर के पद पर पदोन्नत किया गया है, ये बात तो सभी जानते हैं। क्या तुम्हें सच में प्रथम श्रेणी के कीमियागर के रूप में पदोन्नत किया गया है? युनशाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। जिया रोंग का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में सदमे की झलक दिखाई दी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने गहरी आवाज में पूछा। युनशाओ ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा जो उसके काले लबादे से बाहर था और आंखों में मुस्कान के साथ समझाना शुरू किया। आपकी उंगलियां गहरे भूरे रंग की हो गई हैं और छिलने के लक्षण दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हाल ही में हेलविन स्टोन के संपर्क में आए हैं। इसके अलावा आप ब्लड फ्लेम ऑर्किड की हल्की गंध छोड़ते हैं जिसका इस्तेमाल आपने पत्थर के असर को कम करने के लिए किया है। हालांकि हेलविन स्टोन में बहुत मजबूत समलन गुण है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह ऐसी चीज़ है जिसे आम कीमियागर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपकी उंगलियों को हुए नुकसान और ब्लड फ्लेम ऑर्किड की गंध को देखते हुए ऐसा पिछले 7 दिनों में हुआ होगा, और आपके पास एक हल्की गंध भी है जो टाइगर सल्फर स्टोन की अनोखी गंध है। इससे मुझे लगता है कि आप हाल ही में इसके बहुत संपर्क में आए हैं, तो ये स्पष्ट है कि आपकी कीमियागर परीक्षा मुख्य सामग्री के रूप में टाइगर सल्फर स्टोन के साथ एक हथियार बनाने के लिए थी। जिया रोंग पूरी तरह से अवाक रह गया क्योंकि उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। अचानक वह गुस्से में भर गया और चिल्लाया, क्या बकवास है? जब उसने अपनी बात खत्म की तो वह मुड़ा और चला गया। यूनक्सियाओ मुस्कुराई और आह भरते हुए बोली, ठीक है, अगर हेलविन स्टोन इतना उपयोगी है तो कोई भी कीमियागर बन सकता है। इसके अलावा ब्लड फ्लेम ऑर्किड के साइड इफेक्ट हेलविन स्टोन से कम गंभीर नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आप हर दिन दोपहर के समय अपने माथे, गर्दन के पीछे और पीठ के पास एक पॉइंट पर बेहद असहज महसूस करते हैं, है ना? जिया रोंग का शरीर ऐसे ऐंठ गया मानो उसे बिजली का झटका लगा हो, और वह अब एक कदम भी नहीं चल पा रहा था, मानो उसके पैरों में 10 लाख टन सीमेंट भर गया हो। यूनशियाओ ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ अपना सिर हिलाया। एक प्रतिभाशाली कीमियागर के लिए ये कितनी दुखद बात है। यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आपको अपना दाहिना हाथ काटना होगा और अपने डेंटियन को नष्ट करना होगा। तुम डराना बंद करो। जिया रोंग हिंसक रूप से कांपने लगा। तो फिर भूल जाओ, मैं तुम्हें एक उपाय बताने जा रहा था। युनशाओ ने असहाय होकर अपने हाथ ऊपर उठाए और जाने के लिए मुड़ा। आपके पास समाधान है। जिया रोंग अपने पैरों पर उछला जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो, फिर वह युनशियाओ पर झपटा और उसे जाने से रोक दिया और चिल्लाया, अब मुझे बताओ। पिछले कुछ दिनों से वो उसी तरह के दर्द से पीड़ित था जैसा कि युंगसियाओ ने बताया था। उस दिन उसने कीमियागर बनने के लिए हेलविन स्टोन का इस्तेमाल किया था, जो स्पष्ट रूप से निषिद्ध था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस रात उसे इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। उसके दाहिने हाथ में संवेदना खत्म होने लगी, जिससे वह बुरी तरह डर गया। वह बहुत सारे क्लासिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी इसे हल करने का कोई तरीका नहीं खोज पाया, और उसे केवल एक प्राचीन पुस्तक में ब्लड फ्लेम ऑर्किड के साथ विष को बेअसर करने की विधि मिली। लेकिन ब्लड फ्लेम ऑर्किड ने पत्थर की विषाक्तता को केवल थोड़ा कम किया था, और उसका दाहिना हाथ अभी भी धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति खो रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि ब्लड फ्लेम ऑर्किड का विष बाहर निकलने लगा था। हर दिन दोपहर के समय उसके 3 एक्यूपॉइंट आग की तरह जलते थे, जिससे उसे भयंकर दर्द होता था। अगर यह स्थिति जारी रही तो उसे अपने डेंटियन के नष्ट होने और अपनी सारी साधना आधार के खत्म होने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो अभी भी अपने डेंटियन के नष्ट होने के तथ्य को स्वीकार कर सकता था, क्योंकि इसका मतलब केवल ये था कि वह अब मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता था। हालांकि अगर उसका दाहिना हाथ अपंग था तो उसकी कीमियागर की राह भी अपंग हो गई थी। यह उसके लिए किसी भी मामले में अस्वीकार्य था, खासकर तब जब उसे प्रथम श्रेणी के कीमियागर के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने इस पद के सम्मान का आनंद उठाया था, साथ ही दूसरों के भय और ईर्ष्या का भी, जिसके कारण वे एक कीमियागर के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति से और भी अधिक चिपके रहे। कृपया मुझे बताएं कि इसे कैसे हल किया जाए। मैं आपसे विनती करता हूं। जिया रोंग ने अपने बाएं हाथ से यूनक्सियाओ को कंधे से पकड़ लिया। वह कांप रहा था और लगभग रो रहा था। हॉल में अभी भी बहुत से लोग आ जा रहे थे और वे सभी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे।
हालांकि वे दूर से उनकी बातचीत नहीं सुन सकते थे, फिर भी जिया रोंग का अतिरंजित व्यवहार और उसका रोता हुआ चेहरा अभी भी कई लोगों की नज़रों को आकर्षित करने में कामयाब रहा, जिससे भीड़ उस युवक की पहचान के बारे में अटकलें लगाने लगी। युनशाओ ने अपने हाथ फैलाए और आश्चर्य से कहा, अरे, मेरी सामग्री की सूची कहाँ है? वह कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? जिया रोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत अपना सिर उस कागज के टुकड़े की ओर घुमाया जिसे उसने मोड़कर रख दिया था। बेशक वह समझ गया कि युनशाओ का क्या मतलब था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ये है, कृपया एक पल रुकें, मैं इसे आपके लिए लाता हूँ। चौंकने वाली निगाहों को अनदेखा करते हुए वह दौड़कर गया और कागज उठाने के लिए नीचे झुका। तरह तरह की हैरान करने वाली टिप्पणियां उसके कानों में गूंजने लगीं। जिया रोंग शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा कि काश जमीन में कोई गड्ढा होता जिसमें वह छिप सकता। पहले मुझे इसका समाधान तो करने दो, फिर मैं निश्चित रूप से इस अपमान का बदला चुकाऊंगा। उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में आक्रोश झलकने लगा, लेकिन वो अभी भी ऊपर से शांत होने का दिखावा कर रहा था। उसने ध्यान से कागज खोला और उसे युनशाओ को थमा दिया। युंगसियाओ ने लापरवाही से कागज लिया और उस पर कुछ बार अपनी नाक साफ की, फिर उसे एक गेंद की तरह मोड़कर फेंक दिया। मुझे सूची में मौजूद हर आइटम के 10 बैच चाहिए, और जब आप उन सभी को प्राप्त कर लें तो जियल अकादमी में मुझसे मिलने आएं। मेरा नाम ली युंगसियाओ है। तुम। जिया रोंग को अपने पेट में ऐंठन और क्रोध से सिहरन महसूस हुई जब उसने दूर जमीन पर पड़ी मुड़ी हुई सूची को देखा, जिस पर चिपचिपा बलगम लगा हुआ था। युंगसियाओ ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। सम्मान दूसरों से नहीं मिलता, इसे खुद अर्जित करना पड़ता है, और तुमने शुरू से ही मेरा सम्मान खो दिया था।